चलिए तो आज हम अपने लेक्चर में फाइनल फेज की तरफ मूव कर रहे हैं, जहां हमने लास्ट लेक्चर जिसमें आपने क्लाइमैक्स एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल पार्ट 1 में यह देखा कि किस तरह से मुगलिया एम्पायर अपने लास्ट फेज यानी कि 1657 से 1707 के दौरान औरंगजेब के अधीन डिफरेंट डिसइंटीग्रेटेड फैक्शंस के साथ अपने आप को सेटल और एडजस्ट करने का प्रयास कर रहा है। चाहे फिर वो जाट मथुरा के हों, चाहे राजपूताना मारवाड़ और मेवाड़ हो, चाहे अफगान का रीजन हो, चाहे सिख हों नॉर्थ वेस्टर्न रीजन पंजाब के, चाहे नॉर्थ ईस्टर्न अहोम हो। डेक्कन का इशू ज़्यादा कम्प्लेक्स है, जिसमें आपको बीजापुर गोलकोंडा इन दो ताकतों से भी निपटना है। और नेक्स्ट एस्पेक्ट है एक नई राइज हो रही पावर मराठास। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ों का एनालिसिस आज हम करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके लिए मैं आपको कुछ लोकेशंस पहले दिखा देता हूँ, ताकि आपके माइंड में वो चीज़ बनी रह जाए कि हम जब बात डेक्कन की कर रहे हैं तो हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस चीज़ का जिक्र करना है। जब आप डेक्कन में जाते हैं आपको कुछ रिवर्स नज़र आती हैं। उन रिवर्स की खासियत क्या है, आप ध्यान से देखिए। ये नीचे से तुंगभद्रा नदी जाती है और ये है कृष्णा नदी। तो कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का ये इलाका बीजापुर कहलाता है। यह जो कृष्णा है और इसके ऊपर यह गोदावरी है, इसके बीच का ये एरिया अहमदनगर कहलाता है। और अहमदनगर के इसी रीजन यानी कि गोदावरी और कृष्णा के बीच का यही एरिया, यहाँ पे ईस्टर्न रीजन में आएंगे तो आपको गोलकोंडा नज़र आ जाता है। अहमदनगर और गोलकोंडा के बीच में आपको बेराड़ नज़र आ जाता है और बीदर नज़र आ जाता है। और ये जो वेस्टर्न कोस्टल रीजन है सारा, यहाँ पर आपको मराठा पावर राइज होती नज़र आएगी। ये इम्पॉर्टेंट है। ये सारा रीजन वर्चुअली अगर आप देखें तो मुगल एम्पायर के अधीन है। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब हमें बुक की नीड नहीं है और हम अपने लेवल पे चीज़ों को कार्व आउट करते हैं। अगर सपोज करते हैं ये पेनिनसुलर इंडिया है, तो आपके सामने ये कृष्णा और ये तुंगभद्रा। तो कृष्णा एंड तुंगभद्रा के बीच का ये इलाका हमने बीजापुर को मार्क कर दिया। तो यानी कि ये इंपॉर्टेंट कोस्टल रीजन भी यानी कि कंट्रोल में होगा। ये जितनी गोदावरी और ये कृष्णा का बीच का एरिया है, ये सारा अहमदनगर यहाँ पर आपको बेराड़ नजर आएगा और यहाँ पर आपको गोलकोंडा यानी कि आंध्र प्रदेश का रीजन, हैदराबाद का रीजन यहाँ पर नजर आएगा। तो 5 इंपॉर्टेंट पावर है, बीजापुर है, अहमदनगर है, गोलकोंडा है, बेराड़ और बीदर है। ये 5 पावर इतिहास में राइज हुई थी क्योंकि लगभग 1555 के अराउंड एक बहुत बड़ी किंगडम जिसे आप बाहमनी किंगडम कहते थे, यह पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और उनके रून्स पे खड़ी हुई थी यह 3 किंगडम मेन, एक बीजापुर, एक अहमदनगर और एक गोलकोंडा। इस बात का ध्यान रखना है। यह पावर ऑलवेज कन्फ्लिक्ट में रहती थी किसके साथ? यही साउथ के रीजन में एक इम्पॉर्टेंट पावर जिसे हम कहते हैं विजयनगर। फाइनली इन पावर्स ने आपस में मिल करके 1565 में द बैटल ऑफ तालीकोटा और द राक्षस तंगड़ी युद्ध में विजयनगर को हरा दिया। उसके बाद ये पावर ऑल सुप्रीम हो गई। ये 5 इंडिपेंडेंट स्टेट हमेशा आपस में युद्ध करते रहे। इसी कॉन्टेक्स्ट में हमें मराठास को समझना होगा। चलिए अब हम मराठास को समझने का प्रयास करें। सबसे पहला एस्पेक्ट ये है कि जब भी आप पढ़ते हैं डेक्कन रीजन को, आपको इसके रफ टेरेन को इग्नोर नहीं करना है। यहाँ की जो टोपोग्राफी है, जो सरफेस है, वो बड़े पैमाने पर डायसेक्टेड है, कटा हुआ है। इंटरमीडिएट रिवर वैलीज आ जाती हैं। माउंट है, माउंटेन यानी कि प्लेच्यू, फिर रिवर वैली, फिर माउंट और फिर प्लेच्यू है। इस तरह की टोपोग्राफी है। तो बहुत सारे नैरो पैसेजेस क्रिएट होते हैं और उन नैरो पैसेजेस से आपको एस्केप कर जाने का बहुत बड़ा चांस मिलता है। होता क्या है, आप कितनी भी आर्मी लेकर के आइए,
उन नैरो पैसेजेस में गुजरने का आउटलेट तो उतना ही है। फिर इतनी ह्यूमंगस आर्मी, आपने 1000 लोग कतार में खड़े किए हैं, एट ए टाइम घुस तो 10 ही लोग सकते हैं उसमें। तो यहाँ से गुरिल्ला वारफेयर प्रैक्टिसेस काफ़ी स्ट्रेंथेंड होती हैं। तो ये पर्टिकुलर रीजन जाना गया है गुरिल्ला वारफेयर प्रैक्टिसेस के लिए। और ये गुरिल्ला वारफेयर प्रैक्टिसेस इसलिए कामयाब हो पाई क्योंकि यहाँ पर प्लेच्यू टोपोग्राफी है, नैरो पैसेजेस हैं। उन नैरो पैसेजेस की अगर आपको कंप्लीट ज्योग्राफिकल नॉलेज है तो आप दोनों साइड से गुजरती हुई सेना पर आक्रमण कर सकते हैं, और आक्रमण करने के बाद आप सेफली एस्केप भी कर सकते हैं क्योंकि आपको सेफ पॉकेट्स का पता होता है। इसने यहाँ की पूरी राजनीति को बदल दिया था इस टोपोग्राफी में। तो ज्योग्राफी का एक पर्टिकुलर एरिया की पॉलिटिक्स पर क्या इम्पैक्ट होता है ये डेक्कन में पता चलता है। ये बड़ी बात है, ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। दूसरा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, ये वो एरिया है जहां पर इस्लाम का दस्तक बहुत बाद में हुआ। अगर 1206 से ही गंगा का मैदान, जो कि ज्योग्राफिकली एक यूनिफाइड ब्लॉक ऑफ लैंड है जहां पे माउंटेन्स नहीं है, रीजन डाइसेक्टेड नहीं है, सेम टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, सेम टाइप ऑफ नेचर प्रोवाइड करता है वहां की सोसाइटी को, जिसकी वजह से आप एक पर्टिकुलर लोकेशन पर बैठ करके अगर आप रूल करते हैं तो एक सेम टाइप ऑफ रेवेन्यू पूरे के पूरे ज्योग्राफिकल लैंड पे लागू किया जा सकता है, दैट इज एग्रीकल्चरल रेवेन्यू। क्योंकि पूरा गंगा का मैदान है, वहां पे कोई किसी भी जाति प्रजाति किसी भी धर्म से हो, इकोनॉमिकली ऑक्यूपेशन सेम है एग्रीकल्चर, रास्ते में माउंटेन्स नहीं, ट्रांसपोर्टेशन के नेटवर्क आप एक्सटेंसिवली क्रिएट कर सकते हैं, मूवमेंट बहुत रैपिडली हो सकती है, और ज्योग्राफिकल ऑब्स्ट्रक्शंस की वजह से कोई रीजनल डिसेंशंस या रीजनल डिस्टिंक्टिवनेस भी नहीं है। इसकी वजह से यहाँ पर आपको जब भी दिखेंगे तो बहुत एक्सपेंडेड और बहुत ही एक्सटेंसिव एम्पायर नॉर्थ इंडिया में द ग्रेट इंडो गैंजेटिक प्लेन में ही मिलते हैं। तो 1206 में जब यहाँ पर सल्तनत शासक स्थापित हो चुके थे, उसके बहुत बाद के समय तक भी लगभग जब तक बाहमनी किंगडम एग्जिस्टेंस में नहीं आई थी तब तक एक परमानेंट मुस्लिम पावर का साउथ पे ध्वज नहीं लहराया था। हाँ, ये बात ठीक है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मदुरई तक रेड किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने रूल करने का भी प्रयास किया डायरेक्टली, लेकिन वो रेड है, परमानेंट रूल नहीं है। तो नर्मदा के नीचे यानी कि विंध्या पर्वतों के नीचे की ज्योग्राफी को कभी भी एक बहुत एक्सटेंसिव मुस्लिम पावर एक्सपीरियंस करने का मौका जो हुआ वो बहुत लंबे समय के बाद हुआ था, जब वहां पर बाहमनी किंगडम आई, और वो भी एक पर्टिकुलर रिवर वैली तक ही कंसंट्रेटेड थी, सारे एरिया में नहीं थी। इसकी वजह से क्या होता है, आपको डेक्कन के रीजन में बहुत ही डाइवर्सिफाइड कल्चर मिलता है, बहुत ही डाइवर्सिफाइड कल्चर मिलता है। इस डाइवर्सिफाइड कल्चर की वजह से यह समाज का यह रूप बनता है कि चाहे आप मुस्लिम समाज से हैं, चाहे आप हिंदू रूलर हैं, आपको आप अपनी पॉलिसी अपनी मासेस और अपने सब्जेक्ट की डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही अडॉप्ट करनी पड़ती है बड़े लेवल पर। तो पॉलिसी जो रहा करती थी वो बहुत हद तक सोसाइटी के एस्पिरेशन को रिजेंबल करती थी। तो पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी हुआ करती थी। इसकी वजह से यहाँ के किंगडम्स को यहाँ की जनता का समर्थन प्राप्त रहता था, और यही कारण है कि नॉर्थ के शासक जब भी दक्षिण में राज्य करना चाहते थे उनके राज्य को डिस्टेबलाइज कर दिया जाता था, क्योंकि वहाँ के लोकल शासकों को ज्यादा समर्थन प्राप्त है वहाँ की जनता का। ऐसे में जब भी वह लोकल रूलर अपने आप को उस भूभाग से, उस ज्योग्राफिकल एरिया से बढ़ा करके नए एरिया तक ले जाना चाहता था, तो उसे और ज्यादा डाइवर्सिटी को अपने अंदर कवर करना पड़ता था, जिसमें वहाँ पे पहले से एग्जिस्टेंट लोकल चीफ का ज्यादा इन्फ्लुएंस है वहाँ की जनता का, एज कम्पेयर टू पैरामाउंट रूलर। तो जहाँ डेक्कन ने कभी नॉर्थ से आए पैरामाउंट रूलर को एक्सेप्ट नहीं किया, वहाँ डेक्कन के ही लोकल चीफ जो बड़े रूलर में कन्वर्ट हुए उनको नए एरियाज के लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। लोकल चीफ ऑलवेज डोमिनेंट रहे। ये यहाँ की पॉलिटिक्स का दूसरा सबसे बड़ा सत्य है, और यही लोकल चीफ की डोमिनेंस का कारण है
कि आपको जितने भी किंगडम आप यहाँ पर नजर आ रहे हैं वो कभी ना कभी यहाँ के लोकल चीफ ही थे और वो एक नई किंगडम बनाने का काम करेंगे। ये हुआ यहाँ की डाइवर्सिटी की वजह से, रूलर्स के द्वारा फॉलो की जा रही लीनियंट और सोसाइटी के एस्पिरेशन के अकॉर्डिंग जो बन रही पॉलिसी है उसकी वजह से, जिसकी वजह से आप आने वाले समय में आप उनको दी गई छूट का दमन नहीं कर सकते। जो दमन करेगा उसे पॉपुलर सपोर्ट और पॉपुलर समर्थन नहीं रहता था, इसकी वजह से जो हीरोइक एक्टिविटी फिर करेगा, पॉपुलर एस्पिरेशन को रीइंस्टॉल करने का काम करेगा, एकदम से सपोर्ट शिफ्ट हो जाएगा। लॉयल्टी दो तरह से, एक लॉयल्टी आपको मिली है क्योंकि आपने एस्पिरेशन को अंडरस्टैंड किया तो उस लॉयल्टी को कंप्लीट दिया गया है, कोई बाहर से आकर के वहां पे शासन नहीं कर सकता। दूसरा, अगर आप भी उन एस्पिरेशंस के अगेंस्ट रहे तो जो नया पर्सन प्रॉमिस देता है कि वो उन एस्पिरेशंस को कंटिन्यू रखेगा, लॉयल्टी शिफ्ट हो जाएगा। इससे मराठास को बेस मिला था, मैं अभी जस्टिफाई करूंगा। ये दूसरा पॉइंट समझ आ गया। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे ही हम 14th-15th सेंचुरी में आते हैं, यूरोपियन रेनेसेंस एग्जिस्टेंस में आ गया था और 1498 मई मंथ में आप जानते हैं कि यूरोपियन वास्को डी गामा कैलिकट में आ चुका था, केरला के कैलिकट में आ चुका था। तो अब से पहले तक बड़े पैमाने पर जो हमारा ट्रेड नॉर्थ वेस्ट के लैंड रूट से हुआ करता था, क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन का लैंड रूट अब उस लेवल पर प्रोमिनेंट रहेगा नहीं। उसका रीजन यह है कि वो जो लैंड रूट का कनेक्टिविटी थी, ओटोमन शासकों ने तुर्की के बगल में जो एरिया कॉन्स्टेंटिनोपल था जो यूरोप से जोड़ता था, उसको कंट्रोल करके उसे इस्तांबुल बना दिया है और यूरोपियंस अब वहां से लैंड ट्रेड नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें बड़े पैमाने पर कस्टम ड्यूटीज और बाकी लिवाइज देने पड़ते हैं। इसकी वजह से अब नए समुद्री मार्ग ढूंढे गए और समुद्र के जरिए व्यापार होता है, तो अचानक से प्रोमिनेंस ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में इन सी पोर्ट्स का बढ़ना शुरू हुआ, जिसमें महाराष्ट्र के पोर्ट्स, कर्नाटका के पोर्ट्स और केरला के पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो अगर हम मुगल पीरियड की भी बात करें तो ट्रेड एंड कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से मुगल्स को ऑलवेज अट्रैक्ट करता रहा गुजरात, बंगाल, कर्नाटका, केरला। तो डायरेक्ट रूल अगर ना भी रहा हो, लेकिन इनके पोर्ट्स पे उनका कंट्रोल रखना जरूरी हो जाता था क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट के आर्टिकल्स यहाँ से सप्लाई होते थे और फ्लरिशमेंट और प्रॉस्पेरिटी का कारण यह बंदरगाह थे क्योंकि ट्रेड ने खुद को शिफ्ट किया है लैंड से ओशियन की तरफ, और ये हुआ है यूरोपियन रेनेसेंस, यूरोपियन एडवेंचर्स की वजह से। तो इसकी वजह से अब आपके पास गंगा के जितना बड़ा मैदान ना भी हो, जिससे आपको बहुत ह्यूमंगस रेवेन्यू लैंड के माध्यम से आता था, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक एक बंदरगाह पे कंट्रोल करके भी एक बड़ी पावर में कन्वर्ट हो सकते हैं। छोटे छोटे पोर्ट पे कंट्रोल करके भी एक बिग पावर बन सकते हैं। आपको बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल लैंड लेने की नीड भी नहीं है क्योंकि ओशियनिक ट्रेड बहुत वॉल्यूमिनस था और उसकी जो वैल्यू है वो बहुत अल्टीमेट थी। इसकी वजह से छोटे छोटे स्ट्रेटेजिकल लोकेशंस का सिग्निफिकेंस ज़्यादा बढ़ गया बहुत एक्सटेंसिव लैंड मास के कंपैरेटिवली। तो स्ट्रेटेजिकल लोकेशंस, स्ट्रेटेजिकल फोर्ट्स एग्जिस्टेंस में है। इसलिए अब जो नई ताकत खड़ी हो रही है वो बहुत इमीडिएटली लोकल चीफ से एक बिग किंग में कन्वर्ट हो सकता है, उसके अधीन आने वाले छोटे से ही लैंड से। शर्त यह है कि वो स्ट्रेटेजिक होना चाहिए, इकोनॉमिक वैल्यू का होना चाहिए, उसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात, चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, जब नॉर्थ इंडिया में दिल्ली के रीजन में बड़े पैमाने पर कट्टरवाद आ रहा था फिरोज शाह तुगलक के समय में, जब उसने मंदिरों को तोड़ने की शुरुआत की, उसने उलेमा सेक्शन के अकॉर्डिंग ऑर्थोडॉक्स पॉलिसीज को इंस्टॉल करना शुरू किया, पीर पैगंबर उनकी दरगाहों पर जाना मना कर दिया, और उसके बाद फिर सैयद आ गए, लोधी आ गए, या पॉलिसीज कंटिन्यू रही। बड़े पैमाने पर जो कल्चरल सेगमेंट है, जो कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी है, वो डेक्कन के स्टेट्स में आकर के रहना शुरू हुए, और जितने भी स्कॉलर हैं, जितने भी लिटरेट सेक्शंस हैं, जिनके माध्यम से आप नए तकनीक, नए आविष्कार और नई समावेशी समाज को, असिमिलिएटेड सोसाइटी को क्रिएट करते हैं, वो दक्षिण की तरफ आने शुरू हुए। और इन्होंने बड़े पैमाने पर डेक्कन के कॉन्टेक्ट्स उस समय में, जब सैयद, जब लोधी, जब तुगलक नैरो हो रखे हैं और उनके पर्शियंस और अदर स्टेट्स के साथ कॉन्टेक्ट नहीं है, डेक्कन के स्टेट इन लिबरल माइंडेड लोगों की वजह से पर्शियन और अदर कोर्ट्स के साथ बने रहे। गोलकोंडा और बाकी रियासतों को देखें तो पर्शियन रूलर के सिक्के पे छाप लगाई जाती थी, तो इनके पर्शियन दरबार के साथ संपर्क बहुत रहे। फिर दूसरी बात,
जो नए तरह के खलीफा पैदा हो रहे थे इजिप्ट में, जिन्हें आप फातिमिद खलीफा कहते हैं, जिनका कंट्रोल है इजिप्ट, लीबिया, तुनीशिया, मोरक्को, यानी कि मेडिटेरेनियन सी के साउदर्न रीजन की कंट्रीज जहाँ पे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है, मेडिटेरेनियन ट्रेड है। इन न्यू डेक्कन की किंगडम के उन खलीफास के साथ संबंध ज़्यादा मजबूत रहे, क्योंकि ये ओपन माइंडेड है, ये डाइवर्सिफाइड सोसाइटी को नर्चर कर रहे हैं। यहाँ पर नए स्कॉलर्स, नए कल्चरल सेगमेंट्स आकर के अब रिजाइड कर रहे हैं। तो जिस समय में नॉर्थ नहीं फ्लरिश कर रहा था, साउथ फ्लरिश करता रहा था। इसकी वजह से यहाँ पर वेल्थ एक्युमुलेशन बड़े लेवल पर हुआ, ट्रेजर का डेवलपमेंट हुआ। और अगर आप एक अच्छे रेडर हैं और आपके पास जनता का समर्थन है, आप इस एक्युमुलेटेड वेल्थ को अगर किसी तरह से कैप्चर कर लेते हैं, तो आप बड़े पैमाने पर रातों रात एक बिग आर्मी खड़ी कर सकते हैं। बात सिर्फ इतनी सी कि आपका रेडर होना बेस्ट हो। इससे एक रेडिंग टेंडेंसी डेवलप हुई, आप रेडर बने बहुत ज़बरदस्त, और आपको सेना की फुल फ्लेजेड पिच पे बैटल करने की जरूरत नहीं है। अब टोपोग्राफी का बेनिफिट लेते हुए कुछ अच्छे लड़ाके, मर्सनरीज या ऑक्सिलरी आर्मीज लेकर के बस आप धाड़ मारिए, ट्रेजर लीजिए और एक बड़ी आर्मी खड़ा कीजिए, जो कल को आपको फिर से यही प्रोसेस करने में मदद करेगी। इसको भी यूज किया आने वाले समय में मराठास ने बड़े पैमाने, ये बड़ी बात। पांचवा एस्पेक्ट ये हुआ करता था कि चाहे जो हो जाए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर बहुत इंपॉर्टेंट है, और दिल्ली और आगरा में बैठने वाले वह उत्तर भारत के सम्राट, चाहे वो सुल्तान रहे हों चाहे मुगल सम्राट रहे हों, वो कभी भी अपनी सीट वहाँ से शिफ्ट नहीं कर सकते थे डेक्कन की तरफ, क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में ऑलवेज सेंट्रल एशिया और पर्शिया के शासकों के बीच में एक टर्बुलेंस रहता था। अगर वो ओपन छोड़ा तो वहाँ से इन्वेजन होगा, सारा नॉर्थ इंडिया चला जाएगा तो डेक्कन भी जाएगा। इसलिए सीट वहीं रखनी है, और उस सीट से इतने डिस्टेंट एरिया को, जिसकी टोपोग्राफी इतनी डायसेक्टेड है कि सेना का मोबिलाइजेशन अगर आगरा से साउथ करना हो तो कई दिन बीत जाते थे। ऐसे में इन पावर्स का सेंट्रल पावर के अधीन रहना बहुत ही नामुमकिन था। तो ऑलवेज सेंट्रल रूलर की तरफ इनके साथ कुछ एक्स्ट्रा करार किए गए, अलग से बेनिफिट्स और प्रिविलेजेस हमेशा से इन्हें दे करके रखे गए थे। एक कह सकते हैं कि इनसे फॉर्मल सबमिशन तो रखवाया गया, लेकिन एक लेवल पर एक सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे इन्हें काम भी करने दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मुगलिया साम्राज्य के अपने अंदरूनी कलह, जिसमें बड़े पैमाने पर वॉर ऑफ सक्सेसरशिप एक रोल प्ले करती है, जिसमें जितने इंपॉर्टेंट आने वाले क्राउन प्रिंस हैं उन लोगों को आप डेक्कन के रीजन में अपॉइंट कर रहे हो, क्योंकि डेक्कन सबसे टर्बुलेंट है। ऐसे में वो क्राउन प्रिंस मेन मुगल रूलर को वहां से डिथ्रोन करने के लिए इन्हीं डेक्कन की ताकतों का इस्तेमाल कर रहा है। इसकी वजह से डेक्कन का कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल पे बूस्ट होना, और उनको यह कमियां पता चलना कि मुगलिया सेना और मुगलिया लोगों में, मुगलिया नीतियों में क्या क्या कमियां हैं। लोगों के बीच में यह फीलिंग फैल जाना कि डेक्कन सुल्तान इतनी पावर तो रखते हैं कि वो क्राउन प्रिंस को समर्थन दे करके मेन एम्पायर बनाने का रोल प्ले करते हैं। इसकी वजह से डेक्कन एक स्पिरिट ऑफ एंथुसिज्म, स्पिरिट ऑफ कॉन्फिडेंस और स्पिरिट ऑफ प्योर पावर में कन्वर्ट होता चला गया, मजबूत होता चला गया। ये बड़ी बात है। अगला कंसेप्ट, साउथ में पावर चाहे कोई भी हो, लेकिन वो रूप ऐसा ले चुकी थी जिसमें आपको एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर, जैसे भारतीय लोकल भाषाओं की शुरुआत, जैसे उर्दू की शुरुआत, दक्कनी भाषा से उर्दू आती, उर्दू की शुरुआत यहाँ पर होना, खास टिपिकल इंडियन कॉस्मोपॉलिटन कल्चर का लिटरेचर यहाँ पे बनना, खास तरह के एशियन में भी साउथ एशियन आर्किटेक्चर के डोम, मॉस्क और पैलेसेस, फोर्ट यहाँ पर बनना, ये सारी चीज़ों ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी क्रिएट की, जिसको अब यह फीलिंग आने लगी है कि वो किसी भी धर्म, कास्ट, क्रीड, किसी भी रीजन से बिलोंग करते हो, लेकिन वो कुछ चीज़ें कॉमन शेयर करते हैं, जैसे कॉमन एस्पिरेशन ऑफ ग्रोथ, जैसे कॉमन फ्यूचर ऑफ फ्रीडम, जैसे कॉमन कल्चर, कॉमन सोसाइटी। तो एक नेशनलिज्म का कंसेप्ट दक्षिण में देखेगा आपको, और मराठा सरदारों, शिवाजी को पैट्रियोटिज्म डालने का एक पूर्ण अग्रदूत माना जाता है। शिवाजी नेशनलिस्ट कैरेक्टर से जाने गए, ये बात याद रखना। उन्होंने हिंदव धर्मोधारी या धर्मोधारक का टाइटल भी लिया था, ये बात याद रखना। तो मतलब डेक्कन में जब ये ताकतें खड़ी होंगी तो ये नॉर्थ के इस्लाम बनाम दक्षिण का भारत हो जाएगा, नॉर्थ का इस्लाम बनाम दक्षिण का भारत हो जाएगा। यह पावर मास सपोर्ट दिलवाने के लिए, पॉपुलर बेस बनाने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, इसलिए शिवाजी को लेजेंडरी कैरेक्टर दिया गया, इसलिए शिवाजी में डिवाइन पावर देखी गई, और शिवाजी के पीछे भी सबलाइम हेलो का कंसेप्ट आना शुरू हो गया, ने कहीं ना कहीं उस लेवल पर ला दिया गया। यह सभी कारण बड़े पैमाने पर रिस्पॉन्सिबल हैं उस समय में इन लोकल पावर्स के स्ट्रॉन्ग होने का।
और अब हम पर्टिकुलरली फोकस करेंगे मराठास के ऊपर। चलें, अब हम पर्टिकुलरली बात मराठास की करते हैं और कुछ चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अकबर के समय से ही डेक्कन में अपना फुटप्रिंट बढ़ाने का प्रयास मुगलों ने किया है। और अकबर के समय में अकबर के दो बेटे, चाहे वो मुराद था चाहे दनियाल था, ये दोनों डेक्कन के कैंपेन में संलिप्त रहे। सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ अहमदनगर के साथ वॉर, और अहमदनगर के साथ इन वॉर में बहुत बड़ी सफलता भी मिली मुगलों को। बेराड़ मिल चुका था और अहमदनगर में एक फुटप्रिंट मिला, एक दखल मिला। अकबर के समय में ही गुजरात कंट्रोल कर लिया गया था 1572 में, और सूरत और भड़ौत जैसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह कंट्रोल में आ चुके थे। अकबर के समय में मालवा कंट्रोल में ले लिया है, जो एंट्री पॉइंट है डेक्कन का। ये सारी चीजें अकबर के टाइम पर हो चुकी थी। मतलब अकबर के पास उतना समय नहीं था कि वो एक्सपेंशन करे, उसके लिए फॉरमोस्ट प्रायोरिटी कंसोलिडेशन था। उसके बावजूद भी उसने एक लेवल पर कैंपेन बिगिन कर दिए थे साउथ के, जिनको अग्रेसिवली आगे फॉलो किया गया जहांगीर के समय में। जहांगीर यह बात जान गया था कि 1605 में जब अकबर की डेथ हुई है, उसके बाद उसे पता था कि साउथ का सॉल्यूशन इस तरह से कैंपेन करके नहीं होगा, आपको आउटराइट अनेक्सेशन करना होगा। और मलिक अंबर नाम की ताकत जो अहमदनगर में खड़ी हो रही थी, जिसको फुल फ्लेजेड आर्मी से क्रश करना ही होगा। यह जहांगीर ही है जिसने 1626-27 तक मलिक अंबर नाम की ताकत को दक्षिण से खत्म कर दिया। ये बड़ी बात, ये इंपॉर्टेंट इवेंट था जहांगीर की लाइफ का। जहांगीर की एक्टिविटीज और आगे बढ़ी। बीजापुर और गोलकोंडा के साथ उस समय में कई करार हुए, लेकिन वह फ्रूटफुल नहीं रह पाए। यह टैग शाहजहां को जाता है कि उसने 1636 में अहमदनगर कंप्लीट अनेक्सेशन है, बेराड़ पूरा कंट्रोल में है, और बीजापुर और गोलकोंडा को सबमिट करके उनसे ट्रीटी साइन कराई, उनका फेट सील कर दिया, भाग्य चिन्हित कर दिया, बंद कर दिया। और 1636 की इस शाहजहां के द्वारा कंक्लूड की गई बीजापुर और गोलकोंडा के साथ की ट्रीटी, बीजापुर और गोलकोंडा के साथ की ट्रीटी का बड़ा पैमाने पर प्रभाव मराठास पर हुआ, तो वो समझने का प्रयास करते हैं। मराठास के एंड पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है जिनका नाम है शाहजी, जिनके बेटे हैं शिवाजी। शाहजी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, वो क्या चर्चा होती है। देखिए, ये सभी जानते हैं और मैंने अभी आपको बता भी दिया है कि जो बीजापुर और गोलकोंडा और अहमदनगर, तो मेनली बीजापुर और अहमदनगर के जो शासक हुआ करते थे, इनकी एक टेंडेंसी रहा करती थी कि ये शुरू दिन से ही अपनी सेनाओं में बड़े पैमाने पर टेम्परेरी आर्मीज को भर्ती किया करते थे, जिन्हें हम ऑक्सिलरी सोल्जर्स कहते हैं, ऑक्सिलरी फाइटर्स कहते हैं। ये बीजापुर के द्वारा भी होता था और अहमदनगर के द्वारा भी होता था। यहीं से शुरुआत हुई है मराठा की। मराठास को ऑक्सिलरी आर्मीज के तौर पर यूटिलाइज किया करते थे बीजापुरिये भी और गोलकोंडा अहमदनगर भी। तो फिर यहीं से एक कैरेक्टरिस्टिक भी डेवलप होती है मराठा आर्मी में कि जहां से हित साध सकते हैं, इंटरेस्ट सर्व होते हैं, आप साइड चेंज कर सकते हैं, या जहां आपके साथ किए हुए प्रोमिसेस ब्रेच होते हैं, आप वहां पे कोई कंसेप्ट नहीं, मतलब राजपूताना वाला कोई कंसेप्ट नहीं कि पीछे नहीं मुड़ना, पहला एडवांटेज मराठास को। दूसरा कंसेप्ट नहीं कि खुले मैदान में लड़ना, गुरिल्ला वारफेयर प्रैक्टिसेस। तीसरा डिसएडवांटेज नहीं है कि चुनौती देके लड़ना, ये हत्थे पे वार नहीं करना, अपनी कौम के लोगों पे वार नहीं करना। एक ट्राइबलिस्टिक कैरेक्टर से जन्मे हैं, जिसका मेन पर्पस है कि वो सर्विसेज दे रहे हैं बीजापुर को और गोलकोंडा को। अब जब आप खुद ही कभी बीजापुर और कभी अहमदनगर उन्हें यूटिलाइज कर रहा है, तो अल्टीमेटली लॉयल्टी जैसा कंसेप्ट नहीं आता है। वही सेना की टुकड़ी कल को अहमदनगर के लिए भी लड़ेगी और फिर बीजापुर के लिए भी लड़ेगी। पर्पस क्या है? आपको अपने लिए रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन करना है, आपको खुद को स्ट्रेंथेंड करना है, एक पावर में कन्वर्ट करना है। तो इस तरह से एक वर्ग है लड़ाका का, याद रखिए, एक वर्ग है फाइटर का, द बैंड ऑफ द फाइटर्स, इनको साइड रखते हैं। एक बैंड, एक ग्रुप और भी है, वो क्या है? बीजापुर और अहमदनगर के इलाके में एक वर्ग हुआ करता था जो लंबे समय से खेतीबाड़ी में काफी प्रोमिनेंट पोजीशन रखता था।
और धीरे 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 ये इतने प्रोमिनेंट थे कि आने वाले समय में बीजापुर और अहमदनगर को भी इनके राइट्स को एड्रेस करना पड़ा, और ये हेरिडिटरी फार्मर, हेरिडिटरी जमींदार हो गए, जिनको हम देशमुख, घटके, निम्बालकर, मोरे, किसी भी वर्ग के नाम से जानते हैं। दे वर पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। तो मराठास में आपको दो वर्ग नजर आ रहे हैं, एक लैंडेड एरिस्टोक्रेसी है, लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, और दूसरा वर्ग है बैंड ऑफ फाइटर्स। ध्यान से समझना, ये बहुत बारीक है, सारी उम्र नहीं समझ आता मराठा हो क्या रहा है, इधर से देशमुख आ रहा है और शिवाजी मराठा ही मराठा को जीत रहे हैं, समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है। जीतना तो मुसलमानों को चाहिए ना। ये लैंडेड एरिस्टोक्रेसी है विद फुल ऑफ द प्रिविलेजेस एंड विद फुल ऑफ द राइट्स, एंड द बैंड ऑफ फाइटर्स दे वांट टू असर्ट देमसेल्फ, दे वांट टू एस्टैब्लिश देमसेल्फ, और दे आर द फाइट, दे आर द फाइटर्स। यहां से कंसेप्ट समझते हैं, इतना कंसेप्ट समझ आया। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि मुगल साम्राज्य के होते हुए, दक्षिण में अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुरों के राज्यों के होते हुए भी एक पावर मराठास का एक विंग का एग्जिस्ट करता था इन द फॉर्म ऑफ लोकल जमींदार, लोकल इन्फ्लुएंशियल पर्सन, लोकल चीफ या फिर लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, जिन्हें मीरसदार कहा गया है बाद में। लेकिन ये कभी भी इतने स्ट्रांग नहीं थे कि इन्हें राजपूताना स्टेट के कंपैरेटिवली ला करके खड़ा किया जाए। इन्हें उतना स्ट्रांग बनाने का काम किया है शाहजी ने। ये बात आपको समझिए, मराठा इतना पावरफुल बन चुके थे दक्षिण में कि मुगल हो या दक्षिणी सुल्तान, दोनों को समय समय पर इनकी मदद अपने लिए लेनी पड़ेगी थी। और आपको पता होगा कि शाहजहां ने शाहजी को अपने साथ लिया था दक्षिण के कैंपेन में, उनको एरियाज भी एलोकेट किए थे, उन्हें पूना की जागीरदारी और बाकी रीजन दिए थे। वह नदारत किए गए, बाद में इग्नोर किए गए, वही रीजन फिर बाद में किसी और पर्सन को एलोकेट कर दिया गया। तो शाहजी इस बात से खफा हुए थे और उन्होंने अपनी साइड चेंज की थी, उन्होंने डिफेक्ट किया था। तो उसी 1636 की ट्रीटी के तहत जो बीजापुर है, शाहजी बाद में उनके साथ कनेक्ट हुए और बीजापुर ने उनकी सारी एनर्जी को डाइवर्ट कर दिया दक्षिण के कैंपेन करने के लिए, क्योंकि यह भी शर्त मुगलों ने रखी थी कि आप इतने एम्बिशियस मराठास को मुगल टेरिटरी की विसिनिटी में नहीं रखेंगे, इन्हें दक्षिण की तरफ लगा दीजिए। और दक्षिण की तरफ लगने के बाद बड़े पैमाने पर प्लंडर एक्टिविटीज, बीजापुर के एंड पे रेड और बाकी वेल्थ जनरेट एक्टिविटीज करनी शुरू कर दी इन्होंने। और इसी दौरान इन्होंने प्रयास किया था बेंगलोर में एक सेमी इंडिपेंडेंट रीजन कार्व आउट करने का। तो कुल मिलाकर के जितना इंपॉर्टेंट रीजन कोस्टल बेल्ट पर जो है अपना डोमिनेंस रखते थे शाहजी को, उसके इंडिपेंडेंट राइट्स मिलने शुरू हुए थे बीजापुरियों सुल्तानों से। इस समय में मुगल शासक शाहजहां के तौर पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, मराठास प्रोमिनेंट हो रहे हैं। वो लोग जो एक बैंड ऑफ फाइटर्स की तरह सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, आज उनके लेजिटिमेट राइट को एक पर्टिकुलर भूभाग पे, ज्योग्राफिकल एरिया में एड्रेस कर दिया गया है। वहाँ पे वो अपने फोर्ट्रेसेस डेवलप कर रहे हैं, कैसल्स एंड पैलेसेस बनाए जा रहे हैं। और ये सारा रीजन इंपॉर्टेंट पूना, तो पूना के इर्द गिर्द कंसंट्रेशन स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात, क्लियर कट कहानी, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं। ये सब चल ही रहा है, इनका यह सिग्निफिकेंस इंक्रीज हो रहा है। ऐसे में एंट्री हो जाएगी शिवाजी की, शाहजी की मृत्यु हो जाएगी और शाहजी अपनी पूना की है जागीरदारी अपनी पत्नी जीजाबाई को देकर के जाएंगे। और जीजाबाई के सुपुत्र हैं शिवाजी। शिवाजी के ऊपर तीन लोगों का अथाह प्रभाव है। एक उनकी माता जीजाबाई का, दूसरा कोंडदेव का, दादा कोंडदेव उनके टीचर, और तीसरा उनके स्पिरिचुअल रिलीजियस टीचर सामर्थ रामदेव। इन तीनों का बहुत प्रभाव था। जीजाबाई के अधीन शिवाजी की उम्र मात्र 18 बरस, 18 years, वेरी यंग। टाइम 1645 1647। 1645 से 1647 में इन्होंने उसी पूना के रीजन के हिल एरियाज में, जितने भी वेस्टर्न घाट का हिल एरिया है, वेस्टर्न घाट का हिल एरिया है, इस वेस्टर्न घाट के हिल एरियाज में बड़े पैमाने पर डिफरेंट हिल किंग्स को हराना शुरू कर दिया और उनके फोर्ट्स कंट्रोल करने में शुरू कर दिया। ये मात्र 18 साल में हो रहा है। पूना के एरिया में पहाड़ी इलाकों के डिफरेंट रीजन्स को जीते जाने की शुरुआत कर दी गई है। ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर कहानी। 1647 में एक घटना हो जाती है
दादा कोंडदेव जो है वह स्वर्गवास हो जाते हैं। और ऐसे में अब शिवाजी अपने मास्टर स्वयं हैं और पूरी जागीरदारी बेल्ट पे उनका इंडिपेंडेंट होल्ड है। अब जो प्लानिंग करेंगे खुद करेंगे, सारे एक्सपीडिशंस खुद के होंगे। इसके बाद इन्होंने और तीव्र गति से 1647 ऑनवर्ड्स बहुत सारे किले वहाँ के लोकल जीतने शुरू कर दिए। राजगढ़ हुआ करता था, तोरणा हुआ करता था, इस तरह के आपको अलग अलग किले जीतते हुए नजर आएंगे। सारे फोर्ट्स इन्होंने जीत लिए। क्लियर कहानी। सबसे महत्वपूर्ण जीत जो इनकी बनती है वो बनती है 1657 की। 1657 में शिवाजी के द्वारा एक एक्ट किया जाता है। पहाड़ी रीजन है मावला, मावला को कहते हैं हाईलैंड, यानी कि ये जो कोस्टल एरिया है, प्लेन एरिया, इसे हम कहते हैं कोंकण। कोंकण के एडजेसेंट हाईलैंड रीजन दैट इज मावला। अब यहाँ पर एक लोकल चीफ रूलर है चंद्रराव मोरे। चंद्रराव मोरे से एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया जावली जीत लिया। ये इनकी सबसे पहली सबसे महत्वपूर्ण जीत है जावली जीतने के बाद इन्हें दो इंपॉर्टेंट चीजें मिली यहाँ से। एक तो चंद्रराव मोरे की बहुत महत्वपूर्ण वेल्थ ट्रेजर मिल गया और दूसरा जावली से इन्हें बहुत जबरदस्त इन्फेंट फाइटर मिले, इन्फेंट्री पदाती सैनिक मिले जिन्हें मावली कहते हैं, मावली फाइटर्स। इन पदाती सैनिकों को लेकर के दे आर द गनर्स, मावलीज दे आर द आर्टिलरीज गनर्स, बहुत तगड़े फाइटर होते थे। इनको लेकर के इन्होंने पूरे पहाड़ों को रौंद डाला। शिवाजी जावली से अर्न हुई वेल्थ से आर्मी रेस करते हैं और वहां से मिलने वाले मावली सैनिकों के दम पर अपनी एक पदाती सैनिकों की कगार बरकरार बनाते हैं, क्योंकि खुद तो घुड़सवार है ना, घोड़ों पर युद्ध करते हैं ना, कैवलरी मैन है। उनके दम पर वन बाय वन अब माउंटेन को कवर किया जा रहा है। इन्हीं माउंटेन को कवर करने के चक्कर में नेचुरली इन्फ्रिंज कर जाएंगे बीजापुर के साथ, क्योंकि बीजापुर भी दावा रखता है इस पर्टिकुलर एरिया में। और फिर मुगलों का भी दावा, पैरामाउंट की तो मुगलों की ही है। अब होता क्या है समझिए। 1657 में जब औरंगजेब डेक्कन के रीजन में कैंपेन कर रहा है, मराठा सरदार शिवाजी का औरंगजेब से करार है डेक्कन कैंपेन में समर्थन करने का। एन मूवमेंट